students, how are you? Fine. चलो आज अपन नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या चीज अपने को डिस्कस करना है बच्चों? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म ये यूनिट अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। मैग्नेटिज्म यूनिट में अपने को 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करना है। एक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, जो अपने यूनिट का नाम है मैग्नेटिज्म। और तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स अपने को मैग्नेटिज्म यूनिट में डिस्कस करने हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मैटर ऐसा भी यूनिट को नाम दिया गया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कंसेप्ट अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आना, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, इसे कहा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या चीज? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये कंसेप्ट जो है ये डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट, ये बताने वाला साइंटिस्ट है ओरस्टेड। कौन सा साइंटिस्ट बच्चों? ओरस्टेड। तो अपन यहां पे ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ओरस्टेड ने क्या किया बच्चों? ऐसा एक कंडक्टिंग मटेरियल का वायर लिया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर ए बी लिया। कंडक्टर ए बी लेने के बाद इसके साथ एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट किया as shown in this diagram, and along with this cell key K is connected in series, and this combination is connected in series with the conducting wire AB. So we know that whenever key is inserted in the plug, then what happens? Current flows through the circuit and the direction of current is from positive terminal to negative terminal. It means current flows from A point to B point. Current flows from A to B. A से B की तरफ करंट फ्लो होगा। He placed one magnetic needle. He placed one magnetic needle near the conducting wire A. क्या किया उसने? तो उसने एक मैग्नेटिक नीडल रखा जिसे 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये मैग्नेटिक नीडल रखा वायर ए बी के नजदीक, और फिर ये जो प्लग की है, प्लग की इंसर्ट किया। अब ज्यादा बेहतर यहां पे प्लग की के बजाय टैप की यूज करना। क्या यूज करना बच्चों? टैप की। टैप की यानी ऐसा की जिसे अपन प्रेस करेंगे, जिसे अपन प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो होगा, और रिलीज करेंगे तो सर्किट ऑफ होगा, यानी करंट स्टॉप होगा। सो ही प्रेस्ड द टैप की, he pressed the tap key, then what happens? Current flows from A to B. Then he observed that deflection. He observed that deflection of the needle take place. Deflection of the needle take place. यानी जब की को प्रेस किया, की को क्या किया?
प्रेस किया तो वायर एबी में से करंट पास हुआ, वायर एबी में से करंट पास हुआ, तो उसने देखा कि जब करंट पास होता है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हो गया। ये मैग्नेटिक नीडल का क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। समझो डिफ्लेक्शन ऐसे तरीके से हुआ, नॉर्थ पोल इनवर्ड डायरेक्शन में गया, साउथ पोल आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। ये बोर्ड के अनुसार मैं बता रहा आपको, नॉर्थ पोल ऐसे अंदर गया, साउथ पोल ऐसे बाहर आया। ठीक है ना बच्चों? नॉर्थ पोल इनवर्ड डायरेक्शन, साउथ पोल सपोज आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर उसने क्या किया, यहां का अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दिया, यानी एक से ज्यादा सेल कनेक्ट की, 2 सेल कनेक्ट की, फिर की को प्रेस किया, फिर ऑब्जर्व किया। नाउ द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज मोर। अब नीडल का डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा मिला, उसे नीडल का डिफ्लेक्शन पहले से ज्यादा मिला। करंट बढ़ गया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया। तो उसने यहां से गेस किया, अंदाज लगा दिया, बोले जब वायर AB में से करंट पास हुआ तब नीडल का डिफ्लेक्शन होता है, और जब करंट पास नहीं हो रहा था तो नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। इसका मतलब करंट फ्लो होने की वजह से नीडल डिफ्लेक्ट होता है, और नीडल तब डिफ्लेक्ट हो सकता है अगर वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो। क्या चीज है वहां पे? मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल टेक प्लेस ओनली if magnetic field is present in the surrounding region of the needle, or whenever needle is placed in the magnetic field, then and only then deflection of the needle take place. इसका मतलब ये हुआ करंट फ्लो होने की वजह से नीडल डिफ्लेक्ट होता है, यानी करंट फ्लो होने की वजह से यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को ओरस्टेड ने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना। अब उल्टा भी इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आना, जिसे कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों अपने डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक में अपन इसका उल्टा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर ये एक्सपेरिमेंट में ओरस्टेड ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ली। उसने नीडल को दूर रखा, दूर दूर लेके गया, तो उसने पाया कि जैसे नीडल दूर दूर जाता है डिफ्लेक्शन कम होता है। इट मींस डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर AB एंड द नीडल। फिर करंट का कंसेप्ट बताया मैंने, करंट बढ़ाया डिफ्लेक्शन बढ़ गया। इट मींस डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से पास होने वाले करंट पे भी डिपेंड है क्या चीज? डिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि ये जो यूनिट है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक और EMI टॉपिक, ये दोनों टॉपिक में अपने को जरूरत होता है डायरेक्शन का, क्योंकि ये टॉपिक्स पे डिपेंड जो MCQs होते हैं, ये MCQ में आपने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर दिया, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर दिया, मगर आपको डायरेक्शन फाइंड करने आना चाहिए। क्या फाइंड करने आना चाहिए? डायरेक्शन। और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करने आना चाहिए तो यहां मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट का यूज होता है बच्चों। काय का यूज होता है? वेक्टर प्रोडक्ट का, क्योंकि यहां आप अपने को बहुत सारे फॉर्मूलीज मिलेंगे और बहुत सारे फॉर्मूलीज में वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने आना चाहिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ चुके हो,
ठीक है, वहां एक रूल पढ़ा, मगर यहां आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक आसान तरीका बताऊंगा आपको, वो तरीका याद रखना। टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो अच्छे से ध्यान देना, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दो। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सी। अब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना है, यानी वेक्टर सी का डायरेक्शन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वी हैव टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी का अपने को डायरेक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों अपने पास डायरेक्शंस होते हैं, ये राइट साइड इसे अपन ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड इसे अपन वेस्ट बोलते हैं, डाउनवर्ड इसे अपन साउथ बोलते हैं, अपवर्ड इसे अपन नॉर्थ बोलते हैं, बराबर है ना बच्चों। अब दोनों के बीच में का डायरेक्शन इसे अपन नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे अपन साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसे अपन साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसे अपन नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। 8 डायरेक्शन हो गए। अपने जीवन में 10 डायरेक्शंस है। कौन से 10 डायरेक्शंस है बच्चों? ईस्ट, ऐसा अपन खड़े हो गए तो राइट साइड को क्या बोलते हैं अपन? ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। 4 हो गए। फिर बीच वाले 4, 8 हो गए। फिर अपन बोलते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहां अपवर्ड और डाउनवर्ड के बजाय 2 डायरेक्शंस आएंगे, एक आएगा इनवर्ड, दूसरा आएगा आउटवर्ड। एक आएगा इनवर्ड और दूसरा आएगा आउटवर्ड, यानी बोर्ड में से बाहर आने वाला डायरेक्शन और बोर्ड के अंदर जाने वाला डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना, इनवर्ड को रिप्रेजेंट करना क्रॉस से, और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करना डॉट से। अब ये टॉपिक्स में बच्चों जब भी मैं ऐसे डॉट 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 बोलूं तो समझ लेना कि डायरेक्शन कौन सा है, आउटवर्ड। और जब भी मैं बोलूं क्रॉस 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 ऐसे, तो समझ लेना कि डायरेक्शन है इनवर्ड। समझे? तो चलो अब अपने को ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसे डायरेक्शन होता है और इसे अपन वेक्टर सी बोले। इसका डायरेक्शन फाइंड करने का आसान तरीका, रूल याद करने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन चाहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करना। देखो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी। वी हैव टू फाइंड व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड करना। तो आपको अपना राइट हैंड चलाने आना चाहिए। क्या चलाने आना चाहिए? राइट हैंड। तो मेरे साथ देखो, अपना राइट हैंड ऐसा करो, वेक्टर ए की तरफ अपने फिंगर्स रखना। वी हैव टू प्लेस आवर फिंगर्स in the direction of vector A, and then we have to fold them, we have to bend them towards the second vector in the product. Then our thumb gives the direction of vector product. यानी ये फिंगर्स को प्रोडक्ट में के पहले वेक्टर की तरफ रखो और फिर इन्हें फोल्ड करो दूसरे वेक्टर की तरफ, फोल्ड करो दूसरे वेक्टर की तरफ, तो थंब देगा वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अब देखो ये वेक्टर ए का डायरेक्शन डायग्राम में देखा किधर है? ईस्ट की तरफ। बी का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी फिंगर्स रखना ए की तरफ, लेके जाना बी की तरफ, और ये फिंगर्स को अपन ऐसा ही फोल्ड कर सकते हैं बच्चों। ऐसा रखे तो ऐसा फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड ऐसे करना आसानी से होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ए की तरफ फिंगर्स रखे, फोल्ड किए बी की तरफ,
थंब किधर आया, आउटवर्ड, थंब किधर आया, आउटवर्ड। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन बच्चों क्या आएगा, आउटवर्ड, वेक्टर सी का डायरेक्शन आउटवर्ड आया। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ये एक एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों समझने के लिए। देखो ध्यान देना, समझो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और अपने को क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी वेक्टर सी का डायरेक्शन। तो फिंगर्स रखना किधर बच्चों, ए की तरफ, फिर फोल्ड करना किधर, बी की तरफ। तो चलो बताओ क्या डायरेक्शन आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का। करो अपना हाथ चला के, स्क्रीन को पॉज करके देखो, स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो। तो देखो वेक्टर ए, बच्चों वेक्टर ए इधर है, तो ये फिंगर्स ऐसे रखेंगे और फिर लेके जाना किधर है, बी की तरफ। देखो ये ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, थंब किधर है, इनवर्ड। सो द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन दिस केस इज इनवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अपना अपना हाथ चला के, अपना अपना हाथ चला के आपको इसे सॉल्व करने आना चाहिए। समझो समझो, मैंने बोला ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। चलो स्क्रीन को पॉज करो और बताओ कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। हाँ तो आया बच्चों, देखो अपना ए किधर है बच्चों, आउटवर्ड, यानी अपने फिंगर्स कहां रहेंगे, आउटवर्ड। ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर रखना ऐसे तरीके से है, वी कैन फोल्ड देम, वी कैन मूव देम टूवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर इन द प्रोडक्ट। तो फिर ऐसे ही रखने पड़ेंगे क्योंकि बी अपना इधर है। देखो ये ए है और ये बी है, यानी ये ऐसा सिचुएशन है। तो ये फिंगर्स को ऐसे रखना, लेके जाना बी की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन बच्चों किधर है, अपवर्ड, यानी नॉर्थ, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आ गया ये, दैट इज नॉर्थ। अरे आया क्या, आया, यस। चलो और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करो, और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करो। देखो मैंने अगर बोला कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बताओ वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो, करो पॉज। हाँ तो बच्चों आया, आया, वेरी गुड। ए कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट, बी इनवर्ड, यानी अपने फिंगर्स ऐसे रखना ए की तरफ और लेके जाना इनवर्ड, बोले तो अंदर की तरफ। ये फिंगर्स को ऐसे अंदर की तरफ लेके गए तो थंब का डायरेक्शन ये आ गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ये डायरेक्शन आया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो अपने मन से ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, ए का जो डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन ए के जैसा कभी नहीं आएगा, ए के उल्टा भी नहीं आएगा। ए है नॉर्थ ईस्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, उल्टा साउथ वेस्ट भी नहीं आएगा। दूसरी बात, बी है इनवर्ड तो क्रॉस प्रोडक्ट इनवर्ड कभी नहीं आएगा और उल्टा आउटवर्ड भी कभी नहीं आएगा। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना बच्चों। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना, ये अपन ने अभी तक यहां पे डिस्कस किया, ठीक है। तो बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना ये अपन ने यहां पे डिस्कस किया, ठीक है ना। अब ये टॉपिक में अपने को, ये टॉपिक में बच्चों अपने को दो चीजें कैलकुलेट करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड
या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। डायरेक्शन तो वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके अपन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज है मोशन में, तो उस पे एक्ट होने वाला फोर्स अपने को फाइंड करना है। और दूसरी चीज क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ये दो चीजें ये टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बच्चों कैपिटल बी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन सा सिंबल, कैपिटल बी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का एसआई यूनिट है बच्चों वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, टेस्ला इज द नेम ऑफ फिजिस्ट। और सीजीएस यूनिट है गॉस। क्या यूनिट है सीजीएस, गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 4 गॉस, 10 रेज टू 4 गॉस। गॉस इज नेम ऑफ अगेन फिजिस्ट और साइंटिस्ट। तो ये इंट्रोडक्शन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब बच्चों ये टॉपिक में दूसरी चीज क्या पढ़ना है अपने को, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। समझो कि ये कोई कंडक्टर है और ऐसे करंट आ रहा, ये कंडक्टर में से ऐसे करंट आ रहा समझो, और यहां पे चार्ज है, यहां पे ऐसा चार्ज है। और बच्चों समझो कि ये चार्ज रेस्ट में है। सपोज दिस चार्ज इज एट रेस्ट, करंट passes through the conductor and near the conductor one charge is placed. That charge is at rest. Whenever charge is at rest, no force act on that charge. वो चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता नहीं है, चार्ज अगर मोशन में है तो। मगर यही कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा और अपना जो चार्ज है, अब ये चार्ज मोशन में है। चार्ज इज इन मोशन, ये ऐसे चार्ज मोशन में, इसको ऐसे ऊपर फेंक दिया। ये डायग्राम में अगर देखा तो ऊपर ऐसे फेंक दिया। अगर अपन ये चार्ज को ऊपर फेंक देते हैं, यानी चार्ज मोशन में अगर आ गया, तो बच्चों ये चार्ज सीधा नहीं जाएगा, ये चार्ज अपना पाथ चेंज करेगा। ये चार्ज ऐसे जाएगा, ये चार्ज ऐसे जाएगा। अगर चार्ज ऐसे जाता है, यानी डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज changes means force act on it। देखो चार्ज को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया तो उसने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, अरे सही है कि नहीं। मगर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट हो रहा। कब, जब वो मोशन में है। और ये फोर्स एक्ट हो रहा, ये कौन सा फोर्स हो सकता है,
क्यों फोर्स एक्ट होता होगा? बिकॉज ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर विच इज नियर दैट चार्ज, एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये टॉपिक में दो चीजें अपने को पढ़नी है, फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन। डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले यहां पे एक लॉ अपने को बताया गया, और वो लॉ है बायोट-सावर्ट्स लॉ। और ये बायोट-सावर्ट्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है बच्चों, जिसे बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, या तो बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अपन डिस्कस करेंगे बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या चीज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? यहां पे बायोट सावर्ट्स लॉ क्या डिस्कस करना है? बायोट सावर्ट्स लॉ अपने को यहां पे डिस्कस करना है। तो देखो, समझो ये कोई ऐसा कंडक्टर है, और ये कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा, सपोज इन दिस डायरेक्शन। अब ये कंडक्टर का बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट अपन कंसीडर करेंगे, करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसका लेंथ है समझो बच्चों dl। कितना लेंथ है? dl। और फिर अपन एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करेंगे P। कौन सा पॉइंट? P पॉइंट। ये P पॉइंट ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, और ये जो एलिमेंट का सेंटर, दिस एलिमेंट हैज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का लेंथ बहुत ही छोटा है। बोले कितना छोटा है? नहीं बता सकते, इतना छोटा है, इसीलिए डीएल लिखा। मगर अपने को समझना, बोल के यहां आपको बड़ा लेंथ दिखेगा, इन रियलिटी इतना लेंथ नहीं है। सपोज दिस एलिमेंट मेक्स एन एंगल, करंट कैरिंग एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा with the line joining that point at which we have to find magnetic field and the center of element in the direction of current. करंट के डायरेक्शन में ये एलिमेंट थीटा एंगल बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो एक लाइन जो पॉइंट और एलिमेंट का सेंटर इन्हें ज्वाइन करता है। तो बायोट-सावर्ट्स ने बताया ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास है बच्चों, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट I, I इज व्हाट? क्या चीज है बच्चों I? I क्या चीज है? करंट, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हो तो बायोट-सावर्ट लॉ पे डिपेंड कोई भी एमसीक्यू हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो मुझे एक बात बताओ, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कौन देगा डायरेक्शन? तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा बच्चों dl क्रॉस r। कौन देगा? dl क्रॉस r। अब dl का डायरेक्शन वो लेना जो करंट का डायरेक्शन है। तो चलो हाथ चलो, अपने फिंगर्स किधर रखना? dl की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और फिर लेके जाना किधर है? r की तरफ। यानी dl ऊपर तो r इधर है,
तो ऐसे फिंगर्स रखने पड़ेंगे बच्चों और लेके आना है इसे इधर DL2R, DL2R, DL2R। तो थंब किधर है? इनवर्ड। थंब किधर है बच्चों? इनवर्ड। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों क्या होगा? इनवर्ड। वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। We have to find the direction of magnetic field. We must find the direction of magnetic field. ठीक है ना बच्चों? अब इसे अपन स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू DL R साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा। बस वही फॉर्मूला अपन ने यूज किया, डिवाइडेड बाय व्हाट? आर क्यूब। एक आर गेट कैंसल, तो डीबी इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन व्हाट? आर स्क्वायर। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर स्क्वायर। तो बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट is directly proportional to the length of element. Magnetic field directly proportional to sine of angle between the element and the line joining the point at which we have to find magnetic field and the center of current carrying element. And magnetic field is inversely proportional to the square of distance between the center of element and that point at which we have to find the magnetic field. तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, म्यू नॉट का वैल्यू आता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। म्यू नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका यूनिट ऐसा लिख सकते हैं अपन, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या तो टेस्ला को बच्चों अपन लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर गेट कैंसल, तो वेबर पर एम्पियर मीटर, ये भी यूनिट लिख सकते हैं अपन। ये भी यूनिट अपन लिख सकते हैं म्यू नॉट का, या तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का भी यूनिट यही लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई को यूनिट नहीं है। ठीक है बच्चों? तो फिर इसके बाद का डिस्कशन बच्चों अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है?